हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का पार्ट सेकंड। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक आपको आज कवर करवाने वाला हूं जिसका नाम है एग्रीगेट सप्लाई। ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर एक वीडियो मैं बना चुका हूं जिसका नाम है एग्रीगेट डिमांड। तो अगर एग्रीगेट डिमांड आपने नहीं देखा है, वीडियो नहीं देखी है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट सप्लाई। सबसे पहले है मीनिंग। एग्रीगेट सप्लाई की मीनिंग क्या होती है? कह रहे कि इट इज द मनी वैल्यू, कह रहे कि ये मनी वैल्यू है किसकी? टोटल आउटपुट की जो अवेलेबल है इन द इकोनॉमी फॉर परचेज ड्यूरिंग गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि कह रहा है कि एक पीरियड के अंदर हमारी पूरी इकोनॉमी में जितना भी गुड्स अवेलेबल है या जितना भी सामान अवेलेबल है बिकने के लिए, वो हमारी एग्रीगेट सप्लाई होती है। आप 11th क्लास देख सकते हो। 11th क्लास में आपने पढ़ा था वहां पर इंडिविजुअल सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई में क्या था कि एक फर्म की सप्लाई, एक कंपनी की सप्लाई, एक शॉप वाले की सप्लाई, एक सिंगल प्रोड्यूसर की सप्लाई हम बोल सकते हैं। लेकिन जब यहां पर बात आती है तो हमारी कंट्री के अंदर जितने भी प्रोड्यूसर हैं वो जितनी भी सप्लाई करते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पर या गिवन पीरियड ऑफ टाइम पर, उसी को हम क्या कहते हैं? एग्रीगेट सप्लाई। तो कह रहा है कि इट इज द मनी वैल्यू of total output available in the economy for purchase during a given period of time। ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है। इस नोट को ध्यान रखना है क्योंकि इससे बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे समझ में आएगी। जो एग्रीगेट सप्लाई होती है वो हमारे देश की नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट करने का काम करती है। यानी कि हम बोल सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू में नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम को हम डिनोट करते हैं बच्चों वाई से। यानी कि हम बोल सकते हैं एस इक्वल टू वाई, ये हम बोल सकते हैं। देखो होता है क्या, इकोनॉमी के अंदर जितना गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाएगी उतने ही तो प्रोड्यूसर के इनकम जनरेट होगी। या मैं इसे एक एग्जांपल से आपको समझा सकता हूं कि भाई मैं एक शॉप पर गया और मैंने शॉप पे जाकर 500 रुपए का सामान खरीदा। यानी कि शॉप वाले ने मुझे 500 रुपए के सामान या गुड्स या सर्विसेज की सप्लाई करी, तो उसकी इनकम कितने रुपए की हुई? 500 रुपए की। यही हमारी इकोनॉमी के अंदर भी होता है। इकोनॉमी के अंदर जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो फर्में हैं जितना भी सप्लाई करती है आउटपुट का, वही हमारे देश की क्या बन जाती है? नेशनल इनकम बन जाती है। तो नोट 2 में याद रखना, एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू नेशनल इनकम। तो देखो यहाँ पे कॉम्पोनेंट में मैंने लिखा है कि भाई जो हमारी नेशनल इनकम होती है वो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है। एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट होते हैं, कंजम्पशन एंड सेविंग। आप इसे ऐसे समझ लो कि एक इंसान जितने भी पैसे कमाता है उसके दो पार्ट किए जा सकते हैं। या तो वो उसको सेव कर लेगा या तो वो उसको कंजम्पशन कर देगा या फिर खर्च कर देगा। तो देखो एग्रीगेट सप्लाई यानी कि हम जितना भी प्रोड्यूसर गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई करते हैं उससे जितनी भी इनकम कमाते हैं या तो वो उसका कंजम्पशन कर देते हैं या फिर वो उसको सेव कर लेते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई के दो कंपोनेंट है C+S, आपको याद रखना है। अब आ जाते हैं हम इसके शेड्यूल पे। एग्रीगेट सप्लाई का शेड्यूल कैसे बनेगा? बच्चों ये शेड्यूल जो है ये हमने एक तरीके से बोल सकते हैं कि इमेजिनरी शेड्यूल है। आप अपने हिसाब से भी यहाँ पर डाटा चेंजेस कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी सी बात याद रखनी है। देखो इनकम को मैंने, ये सारे अमाउंट करोड़ के अंदर है बच्चों, याद रखना सारे अमाउंट, क्योंकि पूरी इकोनॉमी की बात हो रही है तो हमने अमाउंट करोड़ में अज्यूम करें। हमारी इकोनॉमी के अंदर इनकम देखो 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 50, 100, 200, 300, 400, 500, इस तरीके से हमने बढ़ा दिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कंजम्पशन की। देखो जब जीरो कंजम्पशन होता है, जीरो इनकम होती है तो भी कंजम्पशन किया जाता है। लास्ट क्लास में बताया था, इसे हम लोग कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। इसे रिप्रेजेंट करते हैं C बार से। ठीक है। उसके बाद जैसे हमारी इनकम बढ़ी फिर हमारा कंजम्पशन बढ़ा। यहाँ पर इनकम और कंजम्पशन दोनों बराबर हो गए। फिर जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, लेकिन कंजम्पशन की जो इंक्रीजिंग रेट है उसके अंदर कमी आ गई। तो होता है ना कि जब इंसान पैसा कमाने लग जाता है, यानी कि जब इंसान की इनकम बढ़ती है तो वो सारे पैसे खर्च नहीं करता बल्कि कुछ पैसे सेव करने की भी कोशिश करता है। तो देखो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है तो वो सारे पैसे खर्च नहीं कर रहा, कुछ पैसे सेव भी कर रहा है। अब क्या इसे हमें रटना? इसे रटना नहीं है, आप अपने हिसाब से शेड्यूल को थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हो। ठीक है। जैसे यहाँ पर मान के चलिए यहाँ पे 250 लिखा हुआ, आप 270 भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर सेविंग पे। सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या है? जितनी इनकम कमाई उसमें से जितना खर्च करा वो माइनस करते हैं तो सेविंग। यहां पर तो मैंने कोई इनकम नहीं कमाई
और मैंने 50 रुपए खर्च कर दिए, इसका मतलब मैंने सेविंग मेरी किस में होगी, नेगेटिव में। तो फॉर्मूला क्या है इसे निकालने का, y माइनस सी। सेविंग निकालने का फॉर्मूला क्या है, जितना कमाया उसमें से जितना खर्च करा माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या यहाँ पर इनकम कितनी है, 0 माइनस सेविंग कंजम्पशन कितना है 50, दैट इज -50। तो इस तरीके से -50 लिखा हुआ है। यहाँ पर 50 माइनस 75 करोगे, -25 आ गया। 100 माइनस 100 करोगे, 0 आ गया। 200 में से 150 माइनस करोगे, ये आपका 50 आ गया। 300 में से 200 माइनस करोगे, ये 100 आ गया। 400 में से 250 माइनस करोगे, 150। 500 में से 300, 200 आ गया, ठीक है। तो कंजम्पशन समझ में आ गया होगा, सेविंग समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, एग्रीगेट सप्लाई निकालना है। क्या फॉर्मूला एग्रीगेट सप्लाई का, एग्रीगेट सप्लाई का फॉर्मूला है C प्लस हमारा S, C प्लस S। तो ये रहा हमारा C और ये रहा S। तो 50 और -50 दैट इज 0। ये आ गया हमारा 75 प्लस -25, ये आ गया 50। 100 प्लस 0, ये आ गया 100। 150 प्लस 50, ये आ गया 200। 200 प्लस 100, ये आ गया हमारा 300। 250, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, सम कर दिया। तो ये हमारा एग्रीगेट सप्लाई का क्या था बच्चों, शेड्यूल था। आप इस शेड्यूल के अंदर जो भी नंबर्स लिखे हैं उसे थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसका हम एक बार डायग्राम भी समझ लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट नंबर पे समझना है हमें एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई कर्व को ध्यान से समझना। देखो एक्स एक्सिस पे इस चैप्टर में हमेशा आपको y मिलेगा, और वाई एक्सिस पे जो हमने कर्व बनाया है एग्रीगेट सप्लाई, मैंने उसका नाम लिख दिया, यहाँ से ओरिजिन है, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई हमेशा 45 डिग्री का एक कर्व होता है। इसके पीछे रीजन क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो एग्रीगेट सप्लाई होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, नेशनल इनकम के बराबर होता है। तो नेशनल इनकम यहाँ लिखी है, एग्रीगेट सप्लाई यहाँ लिखा है। और अगर कोई कर्व 45 डिग्री का है तो इसका मतलब है कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को बराबर रेशो के अंदर क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारी इनकम 200 करोड़ की है तो हमारी एग्रीगेट सप्लाई भी कितनी होगी, 200। इसका मतलब यह है अगर यहां पर मान लो 600 है, इनकम कितनी हो गई 600 करोड़, तो ये भी कितनी हो जाएगी 600। अगर ये 500 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 500। इसका मतलब ये है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एग्रीगेट सप्लाई 45 डिग्री का कर्व क्यों बनता है, क्योंकि जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों में बिल्कुल बराबर रेशो होता है तो हम क्या बोलते हैं कि वो डिग्री कितने डिग्री का बनता है, 45 डिग्री का। क्योंकि नेशनल इनकम और एग्रीगेट सप्लाई दोनों बराबर होती है, जितनी नेशनल इनकम होगी उतनी एग्रीगेट सप्लाई होगी, इसलिए कर्व कैसा बनता है 45 डिग्री का। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि एएस कर्व 45 डिग्री का क्यों बनता है। अब इस डायग्राम की हम ऑब्जर्वेशन समझ लेते हैं कि ऑब्जर्वेशन में इस डायग्राम के बारे में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है कि C इज पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, एज इनकम इंक्रीज कंजम्पशन इंक्रीज। कह रहा है कि जैसे इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन बढ़ जाता है और इनकम कम होने से कंजम्पशन कम हो जाता है। यानी कि जब आपके पास इनकम बढ़ेगी आपका खर्चा बढ़ जाएगा और इनकम कम होने से खर्चा कम हो जाता है। S इज पॉजिटिव फंक्शन, कह रहा है कि S के साथ भी यही है। जब हमारा S इज अ पॉजिटिव फंक्शन ऑफ इनकम, इनकम इंक्रीज सेविंग इज ऑल्सो इंक्रीज। अगर इनकम कम होती है तो सेविंग कम हो जाती है। भाई सीधी सी बात है, अगर इनकम बढ़ती है तो बंदे का खर्चा भी बढ़ता है, यानी कंजम्पशन बढ़ता है, और इनकम बढ़ने से वो अपनी सेविंग भी बढ़ाता है, यानी कि इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि इनकम और सेविंग के अंदर पॉजिटिव रिलेशन, इनकम एंड सेविंग के अंदर पॉजिटिव रिलेशन, तो भाई हमारा एएस कर्व किस किस से मिलकर बनता है, हमारा एएस कर्व इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है। तो बताओ एएस कर्व भी पॉजिटिव स्लोप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो आपको एक जवाब मिल गया, क्योंकि सी पॉजिटिव कर्व है, एस पॉजिटिव कर्व है, तो इन दोनों से मिलकर बनने वाला एएस कर्व भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। इसे कहते हैं पॉजिटिव स्लोप। बात समझ में आ गई। एएस इज सेम एज द इनकम, यानी कह रहा है कि एएस कैसे होता है, सी प्लस एस होता है। इट इज द फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, कह रहा है कि इसलिए हमारा जो एएस है वो 45 डिग्री का है। ओरिजिन विच मीन्स दैट एएस इक्वल टू सी प्लस एस। तो ये था बच्चों हमारा आज का एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक, जिसके अंदर आपको मीनिंग क्लियर करी, कंपोनेंट्स भी मैंने आपको क्लियर करे, इसका शेड्यूल और इसके डायग्राम और इसके साथ में इसकी ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा इस टॉपिक की प्रैक्टिस करिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक पे आने के सबसे ज्यादा चांसेस है।